देखो इस चैप्टर में हम लोग बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, है ना, बहुत हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। देखो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला 2 मैप के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे हमारा पहला था लिदरेसी का मैप था, दूसरा हमारा फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप था, है ना। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। मैप में किस प्रकार से बदलाव आया एक इस 1000 साल के पीरियड में, ये भी हम लोग जान चुके हैं, है ना। सबसे पहला यही था हमारा। उसके बाद हमारा था न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजीज, मतलब कि जो हमारे पास 2 वर्ड था, एक हिंदुस्तान और दूसरा फॉरेनर। इस प्रकार से इसको किस प्रकार से बोला जा रहा था, अलग अलग समय पे बोला गया, किस प्रकार से बोला गया, किसके किसके द्वारा बोला गया, ये भी हम लोग जान चुके हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं था। चलो उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़े थे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग इसमें ये पढ़े थे कि यदि बड़े बड़े इतिहासकार को उस समय पे यदि हिस्ट्री जानना होता था तो वो कैसे जानते थे, है ना। सिक्कों के वजह से, कहीं कहीं पेंटिंग देख लिया दीवार पे उसके वजह से, है ना। इन सभी चीज़ों की वजह से वो लोग जान पाते थे। उसके बाद फिर हम लोग अपने पिछले क्लास में पढ़े थे कल न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ये पढ़े थे। इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये ऐसा समय था जहाँ से कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग फूड का इन्वेंशन हुआ ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ। फॉर एग्जांपल पर्शियन व्हील इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था ना। ये कुछ हमारा इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग इसमें पढ़े थे कि कुछ हमारा जो कास्ट सिस्टम था वो हमारा यहीं से आया है ना। जैसे हमारा सबसे पहला जो था राजपूत हो गया, क्षत्रिय हो गया, है ना। ये क्या था हमारा, ये मेनली कास्ट ही तो था, उस समय से इमर्ज हो रहा था। और राजपूत का मेनली काम क्या होता था, लड़ाई झगड़े में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, युद्ध में, है ना। ये सब हम लोग जान चुके थे कल अपने पिछले क्लास में, और भी बहुत सारी चीज़ों को जाने थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजन और एम्पायर के बारे में, रीजन और एम्पायर के बारे में, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। क्या है ये, लार्ज स्टेट्स लाइक द चोलाज, तुगलक और मुगल्स इन कंपोस्ट मैनी रीजन्स। अब देखो मेरे बात को ध्यान से सुनना, मेरे बात को, ठीक है। चलो चुपचाप बैठ जाओ पहले, देखो हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है। ये तुम लोग अपना सुनो भी और इधर ये रिकॉर्ड भी होता रहेगा, ठीक है ना। देखो क्या है, लार्ज स्टेट्स लाइक द चोलाज, तुगलक और मुगल्स इन कंपोज्ड मैनी रीजन्स। देखो ये जो तुमको हिस्ट्री में हालांकि अभी तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ एक वर्ड तुमको मिल चुका होगा हिस्ट्री में, अभी तक मुगल्स मिल चुका है ना। उसके बाद जब 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, उसके बाद आगे 11 12 में पढ़ोगे तो तुमको चोलाज भी मिलेगा, तुगलक भी मिलेगा, और भी बहुत सारे नाम तुमको देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारा था ना, ये क्या था हमारा, ये एक कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर हुआ करते थे। जैसे मान लो एक फैमिली होता है ना, फैमिली में क्या होता है, बहुत सारा मेंबर होता है हमारा। तो ये आप कह सकते हैं कि चोला हो गया, तुगलक हो गया, मुगल हो गया, ये एक पूरा का पूरा एक फैमिली की तरह होता था। और ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े राज्य पे, बड़े बड़े रीजन पे कंट्रोल अपना किया करते थे। समझ गए बात को। जैसे हमारे फैमिली में जैसे मान लो यदि 6 आदमी हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 6 आदमी 6 जगह पे जाके राज करेंगे, ठीक है ना। यही सिस्टम उस समय पे भी चलता था हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा चोला है, ये जो हमारा तुगलक है, जो मुगलक है, मुगल है, मुगलक नहीं सॉरी मुगल्स, चोलास तुगलक और मुगल्स, ये जो सारे, ये जो हमारे लोग हैं, ये सारे के सारे क्या करते थे, अपने अंडर में बहुत सारे एरिया को कंट्रोल किया करते थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो एक आदमी एक नहीं ना करता, जैसे कि तुगलक है तो एक राज करेगा ना। तुगलक था तो तुगलक के फैमिली मेंबर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे बिलोंग करते होंगे। जैसे मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है ना। जैसे इंडिया में बिहार को राज करने के लिए दे दिया अपने भतीजा को, यूपी को दे दिया अपने मामा को, झारखंड को दे दिया अपने चाचा को। अच्छा, तो एक आदमी उतना बड़ा स्टेट कैसे कंट्रोल करेगा? करता था, उसके पीछे मंत्री उंत्री रहता था ना, बड़े बड़े मंत्री रहते थे, बड़े बड़े सिपाही लोग रहा करते थे, वो कंट्रोल करते थे। ये थोड़ी करते थे, ये तो केवल हुक्म चलाते थे। जो बड़े बड़े राजा लोग हुआ करते थे ना, वो थोड़ी चलाते थे, वो तो केवल हुक्म करते थे, फलाने जगह पे फलाना काम हो जाना चाहिए, वो कर देता था अपना। समझ गए बात को। तो ये सब था हमारा। तो ये जो तुम नाम सुन रहे हो, चोलाज, तुगलक और मुगल्स, ये सारा का सारा हमारा उसी टाइम पीरियड का देन है, उसी टाइम के पीरियड में ये सब आया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असंस्कृत असंस्कृत प्रस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन, हाँ क्या है लिखा हुआ, गियासुद्दीन बलबन explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India। देखो ये संस्कृत प्रस्ति क्या है, प्रस्ति मालूम है क्या होता है। प्रस्ति देखो पहले ना,
पहले हमारे पास बुक वुक हुआ नहीं करता था, तो हम लोग पहले क्या करते थे, लकड़ी के स्लेट के ऊपर हम लोग लिखा करते थे पहले। यानी कि लकड़ी है, जैसे ये हमारे पास टेबल है ना, इस टेबल के ऊपर हम लोग कुछ कुछ लिख के उसको हम लोग लोहे से बांध के रखा करते थे। समझ गए बात को? तो यही हो गया हमारा प्रस्ति। और चूंकि संस्कृत प्रस्ति लिखा हुआ है तो उसमें क्या किस लैंग्वेज में लिखा रहता होगा, संस्कृत में लिखा होगा। जैसे मान लो ये हमारे पास ये बुक है, तो ये बुक क्या होता था, हमारा एक एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, बहुत ही पतले पतले लकड़ी का टुकड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारा जो हमारा क्या है, ये हमारा प्रस्ति था। ठीक है, और यही प्रस्ति के ऊपर हमारा संस्कृत में कुछ लिखा रहता था। उसी संस्कृत प्रस्ति के ऊपर लिखा हुआ था दिल्ली सुल्तान गियासउद्दीन बलबन के बारे में। किसके बारे में? बलबन के बारे में। अब बात है यहाँ पे कि ये दिल्ली सुल्तान क्या है। दिल्ली सुल्तान का मतलब हो गया कि ये एक समय पे दिल्ली का सुल्तान रहा होगा, यानी कि दिल्ली का राजा रहा होगा। समझ गए बात को? कौन? गियासउद्दीन बलबन। समझ गए बात को? तो इसके बारे में एक बार लिखा गया था, इन्होंने खुद कहा था कि ही वॉज अ रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान। सोचो, एक संस्कृत प्रस्ति में ये लिखा हुआ मिला है कि ये जो गियासउद्दीन बलबन था, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, एक समय पे ये दिल्ली का राजा हुआ करता था, और इसका कंट्रोल देखो कहाँ से कहाँ होता था, बंगाल से लेकर गजनी जो कि अफगानिस्तान में है। सोचो, बंगाल हमारा कहाँ पे है, देखो बंगाल में मैप हमारा ईस्ट में है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा बिहार, यूपी, फिर से उसके बाद हमारा यहाँ पे राजस्थान, इधर से होते हुए पंजाब, हरियाणा होते होते इधर जो हमारा अफगानिस्तान है, वहाँ तक इसका कंट्रोल था। सोचो, सोच रहे हो कितना बड़ा कंट्रोल था इसका? किसका? गियासउद्दीन बलबन का। समझ के बात को? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके साथ साथ इसके साथ साथ साउथ इंडिया में भी इसका कंट्रोल था। देखो, साउथ इंडिया में भी, यानी कि केरल साइड में भी इसका कंट्रोल था। कह सकते हो कि 90% इंडिया पे उस समय पे इसका कंट्रोल था। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तमिलनाडु भी था। हाँ, साउथ इंडिया में तमिलनाडु भी आता है ना, वो भी हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स लाइक गौड़ा, गौड़ा कहाँ पे? हमारा बंगाल में है। आंध्रा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। मतलब ये कह सकते हो कि ये जहाँ जहाँ अपना कदम रखता था ना, डर के मारे वहाँ का लोग वहाँ से भाग जाता था। समझ गए बात को? इतना पावरफुल होता था ना ये, मतलब कि बहुत पावरफुल था, इसके पास पावर बहुत था। जो आदमी इसका बात नहीं मानता होगा, एकदम डायरेक्ट धड़ अलग गर्दन अलग होता था। समझ के बात को? पहले होता था, ये पहले सिस्टम था हमारे इंडिया में, ये पहले सिस्टम था। समझ के बात को? और जिस टाइम पीरियड का हम लोग ये बात कर रहे हैं उस समय पे, तो ये बहुत हद तक था। समझ गए? तो ये जो गियासउद्दीन बलबन था, इसका कंट्रोल ईस्ट में जो हमारा बंगाल है वहाँ से लेकर वेस्ट में जो हमारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी, सॉरी गजनी है ना, हाँ गजनी है। समझ के बात को? वहाँ तक इसका कंट्रोल था। सोचिए कितना बड़ा राजा रहा होगा उस समय का। समझ गए? आगे फिर दिल्ली में था। हाँ, दिल्ली पे रह के ये कंट्रोल करता था। दिल्ली में इनका मेन सेंटर था अपना, और यहाँ से अपना पूरा, मतलब कह सकते हो कि हेड क्वार्टर जो है उसका दिल्ली में था। ठीक है, और हेड क्वार्टर दिल्ली में था, और ये अपने हेड क्वार्टर से अगल बगल एरिया को कंट्रोल किया करता था। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? तो जहाँ जहाँ ये अपना कदम रखता था, वहाँ वहाँ के लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते थे। जैसे यहाँ पे देखो कौन कौन सा जगह दिया हुआ है, गौड़ा जो कि बंगाल में है, आंध्रा का मेनली हो गया, आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहा, ठीक है ना। उसके बाद फिर केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। यहाँ के लोग इनका नाम सुनते ही भाग जाते थे। लोगों को लगता था कि ये यहाँ पे आ रहा है तो चलो भागो यहाँ से। मतलब कि इतना खतरनाक था कि कोई यदि बात नहीं मानता होगा ना, तो डायरेक्ट इसका गर्दन अलग और पूरा शरीर अलग, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। फिर देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस सिटीज। देखो, अब चूंकि पहले जो सिस्टम था ना, देखो पहले का सिस्टम था ना, लोगों को मारना, वहाँ के राज्य को हथिया लेना। मतलब कि एक राजा दूसरा राजा को मारता था और वहाँ के सामान को हथिया लेता था। पहले ये सिस्टम चलता था। जैसे मान लो यदि एक बिहार है, एक बिहार में एक अलग राजा राज कर रहा है, यूपी में अलग कोई राजा राज कर रहा है, तो बिहार वाला राजा क्या करेगा, यूपी वाले राजा को मार देगा और वहाँ के पूरे संपत्ति को हड़प लेगा। ये सिस्टम हमेशा चलता था उस समय पे, हमेशा चलता था। तो उस समय पे इन सारे जगहों पर, जैसे गौड़ा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन सारे जगहों में पहले ये सारा चीज़ चलता रहता था।
यानी कि इन सारे स्टेट में ना पहले लड़ाई झगड़ा एकदम आम बात था। समझ के बात को? क्यों लड़ाई झगड़ा होता होगा? क्योंकि उस राज्य को हड़पना है, उसके प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेना है, इस चीज़ के लिए पहले ये होता था हमारा। समझ के बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। डायनेस्टीज लाइक दी चोलाज, उसके बाद खलजीज, तुगलक एंड मुगल वेयर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। देखो अब तुमको एक डिफरेंस बताते हैं डायनेस्टी में। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? डायनेस्टी का मतलब ये होता है कि यदि यदि एक ही फैमिली के मेंबर ने, सुनना मेरे बात को ध्यान से, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? यदि एक ही फैमिली के मेंबर ने अलग अलग जगहों पर राज किया है तो वो कहलाया जाएगा उस फैमिली का डायनेस्टी। समझ के बात को? जैसे जैसे मान लो, जैसे मेरा सरनेम क्या है? मेरा सरनेम है प्रिंस कुमार। क्या है हमारा सरनेम? क्या हुआ? कुमार हुआ, है ना? तो जहाँ मान लो कि मेरे फैमिली में 20-25 मेंबर हैं, ठीक है, और ये 20-25 मेंबर क्या करेंगे हम लोग? किसी को दे देंगे, जाओ तुम बिहार पे राज करो, तुम यूपी पे राज करो, तुम बंगाल पे राज करो, तुम झारखंड पे राज करो, तुम उड़ीसा में राज करो, तुम दिल्ली में राज करो, तुम शिमला में राज करो। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने फैमिली मेंबर को अलग अलग जगहों पे राज करने के लिए कह रहे हैं ना, लेकिन फैमिली मेंबर तो मेरा ही है, हमारा सरनेम क्या है? कुमार है। तो ये जो अलग अलग जगह पर जो राज कर रहा है ना, ये हमारा कहलाएगा डायनेस्टी। वो भी कौन सा डायनेस्टी? कुमार डायनेस्टी। समझ के बात को? उसी प्रकार से हमारा वहाँ पे भी चलता था डायनेस्टी। जैसे चोला डायनेस्टी हमारा क्या था? तो चोला हमारा क्या रहा होगा? एक फैमिली मेंबर रहा होगा, यानी कि एक फैमिली होगा चोला, और उसी चोला के फैमिली से अलग 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 लोग अलग अलग जगहों पे राज क्या करते होंगे। तो सर ऐसे ही खलजी डायनेस्टी था। हाँ, खलजी भी था, चोला भी एक फैमिली रहा होगा, खलजी भी एक डायनेस्टी रहा होगा, तुगलक भी रहा होगा, मुगल तो रहा ही है। उसके बाद फिर गुप्ता भी रहा है। गुप्ता में हम लोग किसको पढ़ते हैं? अशोका के बारे में पढ़ते हैं। समझ के बात को? तो ये सब क्या हमारा डायनेस्टी है। तो डायनेस्टी कोई पूछे कि बेटा बताओ डायनेस्टी क्या होता है, तो आपको बताना है कि अंकल जी डायनेस्टी हम लोग उसको कहते हैं जब एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर अलग अलग जगहों पर राज किया हो, तो उन सभी जगहों को हम लोग जब एक साथ मिला देते हैं तो हम लोग कहते हैं फलाना डायनेस्टी। जैसे यदि गुप्ता वाला फैमिली है तो गुप्ता डायनेस्टी, मुगलक है मुगलक नहीं जैसे तुगलक है तो तुगलक डायनेस्टी है ना, फिर मुगल है तो मुगल डायनेस्टी, ठीक, चोला है तो चोला डायनेस्टी। समझ गए बात को? गलती से निकल जाता है, इसमें कोई डाउट? तो अलग अलग डायनेस्टी मतलब कि अलग अलग फैमिली के मेंबर अलग अलग जगहों पे राज किए होंगे, वहीं से उसका नाम पड़ गया डायनेस्टी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर जो यहाँ पे हम लोग अभी डायनेस्टी के बारे में पढ़े, जैसे चोला हो गया, फिर खलजी हो गया, फिर से तुगलक हो गया, फिर मुगल्स हो गया, ये सारा हमारा क्या है? डायनेस्टी है। यानी कि इन सभी के फैमिली के मेंबर जो है ना अलग अलग जगहों पे राज किए होंगे, और इन्हीं को हम लोग एक साथ कर देते हैं डायनेस्टी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नॉट ऑल दीज एम्पायर वेयर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। देखो अब ऐसा तो नहीं है कि ना, जैसे देखो क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, क्या सारा स्टूडेंट टॉपर होता है क्या? नहीं। उसी प्रकार से ये सारा का सारा डायनेस्टी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। कुछ ही इसमें डायनेस्टी ऐसे थे जो कि बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही सक्सेसफुल था। सर तो ये सब पावरफुल का लिखा है, और भी डायनेस्टी था। और भी डायनेस्टी था, बहुत सारा डायनेस्टी था। सर लेकिन पावरफुल यही सब 4-5 था। हाँ, लेकिन इसमें से भी पावरफुल सबसे ज़्यादा यदि कोई था तो वो था मुगल। समझे बात को? कोई दिक्कत इसमें? देखो सर यही है, मुगल से थे बालबन। क्या? सर मुगल से थे बालबन। नहीं नहीं, देखो वो गियासुद्दीन बलबन हमारे बिलोंग करते थे किससे? मुगल डायनेस्टी से। किससे बिलोंग करते थे? मुगल डायनेस्टी से। मुगल डायनेस्टी में हमारे जितने भी राजा हुआ करते होंगे वो सारे के सारे मुस्लिम हुआ करते होंगे। समझ के बात को? सारे के सारे मुस्लिम हुआ करते होंगे। तो गियासुद्दीन बलबन हमारा किससे बिलोंग करते होंगे? यानी कि मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो दिक्कत अब समझ में आ गया? उसी प्रकार से जिसके जो चोला होगा वो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करेगा, जो खलजी होगा वो खलजी डायनेस्टी से बिलोंग करेगा। समझ गए? जो तुगलक होगा वो तुगलक से बिलोंग करता रहेगा। तो इन चारों पांचों में से भी जो यदि सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था मुगल्स। समझे? सर गुप्ता नहीं था। नहीं, गुप्ता भी था, लेकिन गुप्ता उस टाइम पीरियड में नहीं आया था, गुप्ता बहुत बाद में आया था। हालांकि गुप्ता उतना ज़्यादा पावरफुल आप कह सकते हैं कि पावरफुल तो था, लेकिन यहाँ पे जो चार का जो बात हो रहा है, चोला, खलजी, तुगलक और मुगल्स के बारे में, इन सभी में से यदि कोई पावरफुल था तो वो पावरफुल था हमारा मुगल था। समझ के बात को? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों का जो दबदबा था वो
बड़े बड़े शहरों में तो था ही था, प्लस गांवों तक भी था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states। देखो मुगल एम्पायर जो था, अब बात है कि मुगल एम्पायर क्या है। मुगल डायनेस्टी तो समझ गए, अब मुगल एम्पायर क्या है। मुगल एम्पायर क्या है, देखो जब मुगल के यानी कि फैमिली मेंबर अलग अलग जगहों पे राज करेंगे तो हम लोग कह देंगे उसको मुगल डायनेस्टी कह देंगे, ठीक ना। और जब हमको एक साथ कहना हो, यदि हमको एक साथ कहना हो तो हम लोग उसको कह देंगे मुगल एम्पायर। क्या कह देंगे, मुगल एम्पायर कह देंगे। जैसे जैसे बिहार में हो सकता है मुगल का राज हो, है ना, यूपी में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, अलग अलग जगहों पे है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, मुगल डायनेस्टी कहेंगे, ठीक ना। लेकिन जब हम लोगों का मान लो मुगल का राज जो है वो इंडिया के बाहर भी है, जैसे चाइना में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, तो जो पाकिस्तान में भी है, अलग अलग जगहों पे हो सकता है, तो इन सारे के सारे जगहों को हम लोग एक साथ मिला के कह देंगे मुगल एम्पायर। क्या कह देंगे, मुगल एम्पायर कह देंगे। तो अब मुगल डायनेस्टी और मुगल एम्पायर में फ़र्क समझ में आ गया। जब यदि एक ही कंट्री में मुगल का यदि राज हो तो हम लोग उसको कह देंगे मुगल डायनेस्टी, और यदि एक कंट्री के अलावा बाकी जगहों पर यदि उसका राज हो तो हम लोग उसको एक साथ पूरे को मिला के कह देंगे मुगल एम्पायर। उसी प्रकार से चोला डायनेस्टी भी हो सकता है, चोला एम्पायर भी हो सकता है। उसी प्रकार से तुगलक डायनेस्टी भी हो सकता है, तुगलक एम्पायर भी हो सकता है। तो अब जरा बताओ ज़्यादा बड़ा दायरा किसका होता है, एम्पायर का या डायनेस्टी का? एम्पायर का, क्योंकि एम्पायर का मतलब ही हो गया कि एक से एक जगह पे तो वो राज करता ही करता होगा, प्लस बाकी जगह पे भी वो राज करता होगा। इसीलिए तुम नाम सुने होंगे ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश का क्या केवल कंट्रोल इंडिया में था क्या? नहीं, उसका कंट्रोल श्रीलंका में भी था, पाकिस्तान, हालांकि उस समय तो इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था, तो पाकिस्तान में भी रहा होगा, बांग्लादेश में भी रहा होगा, अमेरिका में भी रहा होगा, है ना, साउथ अफ्रीका में भी रहा होगा, समझ रहे हो बात को, भूटान में भी रहा होगा, चाइना में भी रहा होगा। ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा क्या है, ब्रिटिश का अलग अलग जगहों पे क्या है, कंट्रोल है ना। तो हम लोग जब एक साथ उसको कहना हो तो क्या कहेंगे, ब्रिटिश एम्पायर कह देंगे। उसी प्रकार से यदि मुगल का कंट्रोल अलग अलग जगह पे रहा होगा, जैसे अब अफगानिस्तान में रहा होगा, पाकिस्तान में रहा होगा, बांग्लादेश में रहा होगा, उसके बाद फिर इंडिया में रहा होगा, श्रीलंका में रहा होगा, तो हम लोग इस सबको एक साथ कह देंगे मुगल एम्पायर। लेकिन यदि एक ही कंट्री में राजा रहा हो तो हम लोग उसको कह देंगे मुगल डायनेस्टी। कोई दिक्कत अब समझ में आ गया? तो डायनेस्टी क्या होते हैं और एम्पायर क्या होते हैं समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का मतलब क्या हो गया कि मुगलों का राज जो है ना एक कंट्री के अलावा भी बाकी कंट्री में रहा होगा, बिल्कुल रहा भी था, पाकिस्तान में रहा था, अफगानिस्तान में रहा था, बांग्लादेश में रहा था, इंडिया में रहा था, समझ के बात को। तो ये हो गया हमारा मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर लेकिन 18th सेंचुरी में आते आते ना वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे। अब जरा हमको नाम बताओ, लास्ट मुगल एम्पायर का जो शासक था वो कौन था, किसी को मालूम है? लास्ट मुगल एम्पायर को जो राजा था वो कौन था हमारा, किसी को मालूम है? हु इज द लास्ट एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर? नहीं, औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल एम्पायर का यानी कि मुगल डायनेस्टी का, यदि इंडिया में बात करें हम लोग मुगल डायनेस्टी, इंडिया में मुगल डायनेस्टी का औरंगजेब सबसे आखिरी राजा था। उसके बाद औरंगजेब जब मर गया तो मुगल एम्पायर भी पूरा का पूरा खत्म हो गया, समझ गए बात को। तो जब यहाँ पे मुगल डायनेस्टी हमारा जो है इंडिया में वो 18th सेंचुरी में ख़त्म हो चुका था, पूरी तरीके से वो ख़त्म हो चुका, और 18th सेंचुरी में ही हमारा औरंगजेब का मृत्यु भी हो चुका था, ठीक है। औरंगजेब हमारा कौन था, मुगल डायनेस्टी यानी कि इंडिया में लास्ट राजा था वो, समझ गए। जब वो मरा तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो मर गया तो हमारा पूरा का पूरा जो इंडिया है वो रीजनल स्टेट्स में बदल गया। रीजनल स्टेट का मतलब ये हो गया कि अलग अलग जगहों में वो बदल गया, जैसे बिहार अलग, झारखंड अलग, यूपी अलग, उड़ीसा अलग, कर्नाटक अलग, केरल अलग, मुंबई अलग, दिल्ली, ये सब अलग अलग हो गया, समझ गए बात को। सर तो सब अलग अलग देश था। देखो समझाते हैं। पहले ना अलग अलग छोटा मोटा राज हुआ करता था, जैसे हम लोग अभी बिहार हुआ ये सब जानते हैं ना, वही चीज़ पहले भी था। लेकिन जब ये लोग राज करते थे ना तो ये लोग सारे को एक साथ मिला देते थे। जैसे बिहार, यूपी और झारखंड तीनों को एक जगह, तीनों को एक लोकल एरिया मान लेगा, यानी कि तीनों को एक अलग नाम दे देगा,
तीनों का, इन तीनों राज्य का एक अलग राजा होगा। उसके बाद फिर मान लो ऊपर चले जाओ नॉर्थ में, जम्मू एंड कश्मीर मान लो, फिर से पंजाब मान लो, फिर से शिमला मान लो, लद्दाख मान लो, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला दिया, वहाँ पे एक अलग राजा बना दिया। नीचे आ जाओ, कर्नाटक ले लो, केरल ले लो, चेन्नई ले लो, है ना, तमिलनाडु ले लो, चेन्नई हमारा तमिलनाडु का ही, चेन्नई जो है ना तमिलनाडु चेन्नई का क्या है, कैपिटल है, समझ के बात को। तो नीचे में भी यानी कि 3-4 स्टेट को मिला दिया, एक राजा बना दिया वहाँ का। लेकिन जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ, यानी कि जब हमारा पूरा का पूरा इंडिया में मुगल डायनेस्टी ख़त्म हुआ, तो इस समय पे पूरा का पूरा जो राज्य था अलग अलग, जो एक साथ मिल चुका था, वो अलग होने लगा। बिहार अलग, झारखंड अलग, यूपी अलग, कर्नाटक अलग, केरल अलग, तमिलनाडु अलग, यानी कि सब अलग अलग हो गया, यानी कि रीजनल स्टेट में सब बदलने लगा। समझ गए बात को। तो मुगल डायनेस्टी यहाँ पे जो राज करते थे ना, वो 3-4 स्टेट को एक साथ मिला के एक वहाँ का राजा बना देता था, वो बन गया हमारा, समझ गए। लेकिन जब यहाँ पे ये हमारा सिस्टम खत्म हुआ, मुगल डायनेस्टी जब इंडिया में खत्म हुआ, तो हमारा यहाँ पे जो स्टेट था वो अलग अलग हिस्से में बट गया। बिहार अलग, झारखंड अलग, ये सब अलग हो गया। समझ गए बात को। हालांकि बिहार और झारखंड अलग हुआ था कब, 2000 में हमारा बिहार और झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। लेकिन ये कह सकते हो कि अलग अलग स्टेट में हमारा उस समय पे राज्य जो है वो बंटना शुरू हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या लिखा हुआ है फिर, बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पेन रीजनल रूल्स हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखियो, इम्पेरियल का मतलब होता है शाही, और शाही यहाँ पे किसके लिए डिनोट किया गया है, शाही यहाँ पे डिनोट किया गया है मुगल डायनेस्टी के लिए। किसके लिए, देखो यहाँ पे इम्पेरियल एक वर्ड मिला हुआ होगा तुम लोगों को, है ना, ये वर्ड यूज किया गया किसके लिए, मुगल डायनेस्टी के लिए यूज किया गया है। समझ गए बात को। तो जो भी कहाँ गया हमारा, हाँ, बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पेन रीजनल रूल्स हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। अब देखो, जैसे जैसे हमारा मुगल का यहाँ पे जो शासन था वो खत्म हो रहा था, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, रीजन्स जो था हमारा, जो स्टेट था वो अलग हो रहा था सब, है ना, अलग अलग स्टेट में बदल रहा था सब। अब चूंकि अलग अलग स्टेट हो रहा है, तो क्या वहाँ पे भी चूंकि अलग अलग स्टेट हो गया, अलग स्टेट का अब अलग अलग लोग राज करेंगे वहाँ पे, है ना, तो क्या वहाँ पे भी अभी तक मुगलों का ही शासन चलेगा क्या, वहाँ पे मुगलों का ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अब मुगल रहा ही नहीं, तो वहाँ पे जो नया राजा होगा उसका नियम चलेगा वहाँ पे। समझ गए बात को। तो जो सिस्टम, जो नियम कानून पहले मुगलों ने बनाया हुआ था अलग अलग राज्य में, वो जब मुगल वहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि औरंगजेब मर गया, तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अलग नियम वहाँ पे बनना शुरू हो चुका। मतलब कि कह सकते हो कि स्टेट में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लागू शुरू हो चुका। समझ के बात को। तो ऐसा कभी नहीं समझना कि मुगल्स खत्म होने के बाद ही मुगल्स का यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होता होगा, नहीं, मुगल्स खत्म, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन खत्म। क्या समझे बात को। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी कि शाही, यानी कि इंपेरियल का मतलब क्या, शाही, और शाही का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुगल डायनेस्टी। समझ के बात को। तो जब मुगल डायनेस्टी यहाँ पे खत्म हो रहा था इंडिया में, तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था हर एक स्टेट्स पे, वो भी परिवर्तन हो रहा था, उसमें भी परिवर्तन आ रहा था, यानी कि उसमें भी बदलाव हमको देखने को मिल रहा था। अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग नियम बना रहा था। समझ के बात को, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ गया। जैसे मान लो पहले यदि बिहार, झारखंड और यूपी मुगल के द्वारा यदि राज किया जाता होगा, तो तीनों के लिए हो सकता है नियम कुछ अलग हो, लेकिन अब चूंकि तीनों अलग हो चुका है, तो तीनों अपना अपना नियम क्या करेगा, अलग अलग नियम बनाएगा। समझ के बात को। तो मुगल्स का नियम बहुत बाद में हट चुका था, कोई भी उसको फॉलो नहीं करता था। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट द रीजन्स वेयर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम। लेकिन देखो, लेकिन जो भी मुगल्स ने राज किया ना, मुगल्स ने जिस भी स्टेट पे राज किया, उस स्टेट को वो माला माल कर दिया। माला माल कर दिया मतलब कि उसको बहुत ही आगे लेके चला गया। जैसे यदि तुम कभी दिल्ली जाने का मौका मिले, तो दिल्ली में जाके देखना, बहुत सारा आपको ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा जो कि मुगलों के द्वारा बनाया गया है। जैसे लाल किला, समझ गए, चार मीनार, समझ गए। उसके बाद फिर हमारा है, उसके बाद फिर बगल में हमारा क्या है, फिर ताजमहल है, आगरा में ताजमहल है हमारा। फिर और यदि देखना हो तो फिर हमारा क्या है, क्या, कुतुब मीनार। ये सब हमारा क्या है, ये सब मुगलों का ही तो दिया हुआ है। तो जिस भी स्टेट्स में, यानी कि जहाँ पे भी, हाँ बोले, मुस्लिम बनाया था मुगल। कौन, मुगल
क्या चीज़? ताजमहल। हाँ, शाहजहाँ ने बनाया था। शाहजहाँ भी किससे बिलोंग करते थे? मुगल से बिलोंग करते थे। वो भी एक मुस्लिम राजा थे। समझे बात को? कोई दिक्कत? हाँ, इसके पीछे भी कहानी है। शाहजहाँ अपने बीबी से यानी कि अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो उसके याद में जो है ना उन्होंने एक ताजमहल ही बनवा दिया। तो सर उसके अंदर डेड बॉडी रखा हुआ क्या उनका? हाँ सर उसके आगे भी रखा रहता था कुछ। हाँ, वो अलग अलग चीज़ें, वहाँ पे अलग अलग धारणा है, लेकिन ये कहा जाता है कि ताजमहल के अंदर जो है ना शाहजहाँ का जो वाइफ थी उनका वहाँ पे याद छुपा हुआ है। समझे बात को? उसके याद में ही मेनली वो बनाया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट द रीजन्स वे आर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हेल्ड रूल्ड ओवर देम। तो मुगलों ने जिस जिस राज्य पे राज किया उसको वो पूरी तरीके से माला माल कर दिया, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे धन संपत्ति से उसको लाद दिया और मर गया। सर ब्रिटिश में। हाँ, ब्रिटिश नहीं, ब्रिटिश तो लूट के चला गया। जितने भी मुगल्स ने धन संपत्ति को इकट्ठा करा था उन सारे को लेके कौन चला गया? ब्रिटिश लेके चला गया। सर तो दिया भी तो ट्रेन बनाया, रेल हाँ, बनाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, जितना कुछ ब्रिटिश लेके गया है उतना कुछ हमको दे के भी गया है। समझे बात को? बड़े बड़े जो आज हम लोग जहाज़ देख पा रहे हैं, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं, ये किसका देन है? अंग्रेज़ों का ही तो देन है। और हाँ, ऐसा नहीं समझना है कि सब चीज़ अंग्रेज़ दिया है, नहीं, हम लोग भी कम नहीं हैं, हम लोग भी कम नहीं हैं। हम लोग हाँ ये कह सकते हो कि जो टेलीफोन था, जो हमारा उस समय पे लैंडलाइन वाला चलता था, वो उनका दिया हुआ था, ट्रेन उनका दिया हुआ था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पूरे के पूरे अनपढ़ थे, नहीं, हमारे उस समय पे भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे हमारे पास। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का खोज करके दिया हमको। आज देखो पूरी दुनिया जीरो को मानता है ना। समझ गए बात को? क्या कोई दिक्कत? तो आज पूरे वर्ल्ड में जो जीरो को लोग मानते हैं, जीरो के बाद 1 2 जो आता है हमारा, सबसे पहले क्या? हाँ बोलो। आर्यभट्ट खोज किए जो सब अलग अलग कंट्री में सब अलग अलग खोज किया होगा। नहीं, हर कंट्री में यदि आज जीरो चल रहा है तो वो आर्यभट्ट के द्वारा ही खोजा गया है। फिर इंडिया में था वो। इंडिया के थे वो, इंडियन थे वो। और इंडिया में भी सबसे आश्चर्य बात जान के ये लगेगा कि आर्यभट्ट बिहार से बिलोंग करते थे। लग रहा है ना आश्चर्य? लग रहा है ना? लेकिन आर्यभट्ट एक ऐसे इंसान थे जो कि बहुत ही बड़े विद्वान आदमी थे, मतलब बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे वो, बहुत बड़े गणित के जानकार थे वो। उन्होंने जीरो का खोज करके दिया और वो जीरो आज पूरा दुनिया मानता है। समझ गए? तो हाँ, जितना अंग्रेज लेके गया है उतना कुछ हमको दे के भी गया है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं दे के गया है जितना वो लेके गया था, है ना। हमारे यहाँ से हीरा सोना चांदी कोहिनूर सब चीज़ लेके चला गया वो। सर और अब इंडिया के पास तो एक इतना बड़ा कोहिनूर था, वो पाकिस्तान से आए लेके गया था। नहीं, ब्रिटिश लेके गया। और बहुत सारा जब वो लेके जा रहा था ना तो बहुत सारा सोना चांदी तो आज भी समुद्र में डूबा हुआ है। जब वो लेके जा रहा था ना तो वो झोला में लेके नहीं जा रहा था, सर जहाज जहाज में रख के लेके जा रहा था। सोचो कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे सोना चांदी उस समय पे हुआ करता था। और जब वो जा रहा था जहाज़ के द्वारा, उस समय तो जहाज़ था, ऊपर एरोप्लेन तो था नहीं, है ना, और रोड का कनेक्टिविटी भी उतना अच्छा नहीं था, तो वो लोग जहाज़ से जाते थे। और बहुत सारे जहाज़ तो समुद्र में ही डूब के मर गया, बहुत सारे आदमी भी मरे प्लस जहाज़ भी डूब गया, और जहाज़ भी डूबा तो सोना चांदी भी समुद्र में रह गया। इसीलिए कभी कभी तुम लोग न्यूज़ में देखते होगे कि फलाने जगह पे समुद्र में इतना सोना मिला, इतना चांदी मिला। कहाँ से मिल रहा है? ये वही डूबा हुआ था, वही मिल रहा है हमारा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं फिर। सोना तो खराब होता नहीं है। नहीं, सोना कहीं पे खराब नहीं होता। पानी में रखो, धूप में रखो, बरसात में रखो, तेल में रखो, कहीं भी रखो, तो वो खराब नहीं होता है ना, उसमें जल्दी जंग नहीं लगता। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? दिस वॉज apparent in the emergence of many district and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elites, culture and language। अब देखो, जब मुगल्स का शासन यहाँ पे इंडिया में ख़त्म हुआ, तो जो कि मुगल का शासन ख़त्म हुआ तो उसका जो रूल करने का जो तरीका था, है ना, वो गलत तो था, बहुत हद तक गलत था, लेकिन जो सही भी तरीका था ना, वो सही तरीके को हम लोगों ने क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया, है ना। उसके बाद बहुत सारा हमारा उस समय पे कल्चर जो है ना, बहुत ही प्रसिद्ध कल्चर हमारे पास हुआ करता था, जैसे मुहर्रम का, ईद का, बकरीद का, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, है ना। और बहुत सारे ऐसे भी नियम कानून रहे होंगे जिसको कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। समझ गए बात को? सर तो क्यों कर लिया उन्होंने कुछ चीज़? अच्छा लगा होगा इसीलिए। जैसे आप मॉल में जाते हैं, कोई अच्छा कपड़ा लगता है आप खरीद लेते हैं, उसी प्रकार से उस समय पे मुगल्स लोग बड़े बड़े त्यौहार को मनाते थे, तो लोगों को अच्छा लगा। जब मुगल्स का शासन खत्म हुआ तो लोगों को अच्छा लगा वो त्यौहार, तो वो लोग आगे बढ़ाते चले गए उसको। समझ गए बात को?
तो ये हो गया हमारा फिर से। तो बहुत सारे उस समय पे हमारा जो आइडिया था, जो कल्चर था, जो फेस्टिवल था, एक लोगों से दूसरे लोगों तक वो शेयर भी किया जाता था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं फिर। इलाइट कल्चर का मतलब क्या हो गया? इलाइट कल्चर का मतलब हो गया कि बहुत ही खास मतलब विशिष्ट कह सकते हैं आप, फिर से सर्वोत्कृष्ट कह सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग यदि देखा जाए। मतलब क्या, मोटा मोटी यहाँ पे ये कह सकते हैं, न्यू क्या था टॉपिक का नाम, रीजन्स एंड एम्पायर में आप ये कह सकते हैं कि हम लोग मेनली ये पढ़े इसमें कि किस प्रकार से हमारा उस समय पे राज्य को यानी कि पूरे कंट्री को रूल किया जाता था मुगलों के द्वारा। और जब मुगल यहाँ से गए तो बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों को दे के गए, बहुत सारे कल्चर को दे के गए, बहुत सारे फेस्टिवल को दे के गए वो, है ना। उसका जो रूल करने का तरीका था उसमें से बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को अच्छा भी लगा तो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। समझ गए बात को? ये था हमारा पूरा का पूरा मुगल्स के बारे में। तो मुगल्स का जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ से हुआ? 700 से लेकर 1750 CE के बीच में ही हुआ था। उसी के बीच में हुआ था क्योंकि हम लोग वही टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं ना, उसी के बीच में हुआ था। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो देख रहे हो किस प्रकार से क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, है ना। मुगल्स के बारे में क्या क्या बदलाव आ गया देखने को मिल गया ना, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। रिलीजन्स का मतलब धर्म। और हमारे इंडिया में आज मेन 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। समझ गए बात को? यानी कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख यानी कि पंजाबी लोग हो गए, और ईसाई का मतलब क्रिश्चियनिटी हो गया। ठीक है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट? चलिए यहीं पे क्लास ओवर करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।